हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रारंभ आज इस वीडियो से किया जा रहा है। यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम वे सभी प्रारंभिक जानकारी आपको देंगे जो इस अध्याय से संबंधित हैं और अनिवार्य हैं। यदि यह वीडियो आप कंप्लीटली तैयार करते हैं तो इस अध्याय के प्रश्न आपके लिए बड़े ही आसान होंगे और उन्हें बड़ी ही सरलता से आप हल कर सकेंगे। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखें और इसमें सुझाए गए बताए गए नियमों को आत्मसात करें, तैयार करें और उन्हें अच्छे से समझें। शुरू करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पृष्ठ की। ये पृष्ठ क्या होता है? इसको हम दूसरे शब्दों में तल या सतह भी कहते हैं। अब सतह का तात्पर्य, जैसे हम अपने घर में कमरों में फर्श बनवाते हैं तो उसकी सतह हम कैसी रखते हैं? समतल रखते हैं। समतल का मतलब क्या हो गया कि चारों तरफ से उसका जो तल है वो बराबर होता है। अगर उस पर हम कोई चादर बिछाएं या कोई प्लाई का टुकड़ा रख दें या कोई जो है अपना बेड रखें तो वो बराबर सभी दिशाओं में दिखाई पड़े। तो इसलिए हम फर्श की सतह को समतल रखते हैं। इसी प्रकार आज के समय में जब हम दीवारों पर प्लास्टर कराते हैं तो दीवार की सतह भी हमारी कैसी हो जाती है? वो समतल हो जाती है। लेकिन बच्चों, क्या आपने फुटबॉल की सतह पर विचार किया है? तो फुटबॉल की सतह समतल नहीं होती है। अगर हम फुटबॉल की सतह पर विचार करें तो उसकी सतह क्या होती है? समतल नहीं होती है। ये गोलाकार आकृति होती है और इस प्रकार इसमें मान लेते हैं कि ये इस प्रकार जुड़ा हुआ हिस्सा ये फुटबॉल बना रहा है। तो इसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? वक्र होती है। तो फुटबॉल का जो तल होता है वो क्या होता है? वक्र तल होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो तल है या सतह जो है वो दो प्रकार की आ गई। तल या सतह कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, एक समतल और एक वक्र तल। अब देखिए, जैसे हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया तो इस त्रिभुज का निर्माण हमने कहाँ पर किया है? अपनी इस कॉपी पर किया है, कॉपी के पृष्ठ पर किया है। और हमारी कॉपी का जो पृष्ठ है वो कैसे तल वाला है? एक समतल वाला है। तो इसका मतलब हो गया कि इस त्रिभुज में जो स्थान है जहां पर हमने ये समांतर रेखाएं खींची हैं या जहां से इसको हमने छायांकित किया है तो यह तल कैसा है? समतल है। और यहाँ पर जो छायांकित भाग आपको दिखाई पड़ रहा है इसी छायांकित भाग को हम क्षेत्रफल कहते हैं। अगर आप बातों को ध्यान से समझेंगे तो बड़ा ही आसान हो जाएगा आपको इस अध्याय के प्रश्नों को हल करना। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? अगर इसका तल क्या है? समतल है। तो इस समतल में कितनी जगह है जिसमें हम इस प्रकार का छायांकन कर सकते हैं? जैसे हमने एक आयत बनाया और इस आयत पर हमने डिजाइन बनानी चाहिए और वो डिजाइन कैसी है? वो बिंदु के द्वारा ये हम डिजाइन बना रहे हैं। तो इस आयत में जितनी जगह है वहीं तो हम इन बिंदुओं को डिजाइन बनाएंगे, हम आयत के बाहर तो बनाएंगे नहीं। तो इस प्रकार हमने इसका जो छायांकन किया हुआ है या जो चिन्हांकन किया हुआ है बिंदुओं के द्वारा किया हुआ है। और यह जो बिंदुओं का समूह है, ये जो यहाँ पर तल है, यह तल जो बिंदु द्वारा छायांकित है, इस तल को हम
क्षेत्रफल कहते हैं यदि इस तल का मान हम आंकिक स्वरूप में प्राप्त करें। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कोई भी क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मतलब हो गया सतह या तल का आंकिक मान। ध्यान दें विद्यार्थी, कभी भी क्षेत्रफल की बात करी जाए तो उसको हम उस सतह का आंकिक मान के रूप में कहते हैं। और यह पृष्ठ भी क्षेत्रफल ही की ओर इशारा करता है। तो पृष्ठ और क्षेत्रफल दोनों ही एक ही शब्द की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि पृष्ठ कहता है तल और तल कहता है क्षेत्रफल। जैसे इस त्रिभुज में जितना तल है वो क्या है? उसका क्षेत्रफल है। इस आयत में जितना तल है वो इसका क्षेत्रफल है। इस पूरी कॉपी के पृष्ठ में जितनी जगह है जिसमें हम लिख सकते हैं तो वह इस कागज का क्षेत्रफल है या पृष्ठ है। तो पृष्ठ और क्षेत्रफल दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल का तात्पर्य हो गया कि किसी सतह का आंकिक मान। अब सतह हमारी कैसी हो सकती है? समतल हो सकती है और वक्रतल हो सकती है। अब भैया वक्रतल वाली सतह का एक चित्र देख लेते हैं। जैसे हमने एक आकृति बनाई, ये क्या है? शंक्वाकार टोपी हो गई या एक शंक्वाकार आकृति है। इस आकृति को हम शंकु कहते हैं। तो इस शंकु में जो जमीन का भाग है इसको हमने जो छायांकित किया है, यह भाग इसका समतल भाग है। और अब देखिए इसका ये भाग जो है ये भाग क्या हुआ है? वक्र के रूप में है। तो ये जो इसका चारों तरफ का भाग है यह इसका वक्र भाग है। तो यहां पर क्या तैयार होगा? वक्र पृष्ठ तैयार होगा, ठीक है। और यहां पर क्या तैयार होगा? ये समतल है तो समतलीय क्षेत्रफल, अर्थात ये जो क्षेत्रफल यहां तैयार होगा ये वृत्त के रूप में तैयार होगा और ये वक्र पृष्ठ के रूप में तैयार हो रहा है। तो अब विद्यार्थियों को अवश्य समझ में आ गया होगा कि वक्र तल क्या होता है। इसी प्रकार यदि हम फुटबॉल बनाते हैं तो इस फुटबॉल में या गेंद बनाते हैं, मान ले हमने ले लिया गेंद है, तो गेंद का जो तल होगा वो कैसा होगा? ये वक्र तल होगा। इस प्रकार गेंद का वक्र तल होगा। गेंद में जितना भाई तल होगा वो वक्र तल होगा। और अगर हमने एक पहिया बना रखा है साइकिल का, तो साइकिल के पहिए में अगर हम ऐसे तीलियों की रचना आपको दिखाएं तो ये यहाँ पर एक समतल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार यहाँ आपका समतल ये वृत्त के रूप में है और गेंद क्या है? वक्र तल के रूप में है। तो यहाँ पर आपने दो प्रकार के तल देख लिए, समतल और वक्र तल। अब आइए समतलीय आकृतियों के पृष्ठ और क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। सबसे पहली आकृति समबाहु त्रिभुज है, जिसके बारे में आप सभी को पता है कि इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो प्रत्येक भुजा का नाम हमने रख दिया ए। तो जो इसका परिमाप है a प्लस ए प्लस ए बराबर 3a, हम ऐसे कह सकते हैं a प्लस ए बराबर 3a, अर्थात समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 भुजा। और क्षेत्रफल ये बराबर होता है a² √3/4।
या भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4। इसी प्रकार जब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, तो इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और ये दो भुजाएं बराबर हैं। अगर इसके आधार को ए कहा जाए और समान भुजाओं में प्रत्येक को बी कहा जाए, आधार को ए कहा गया, समान भुजाओं में प्रत्येक को बी कहा गया, तो परिमाप क्या हो जाएगा, a + 2b, अर्थात आधार और समान भुजाओं का 2 गुना। अब आते हैं इसका क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल के लिए आपको यहाँ इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ती है, ऊंचाई को d कहते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार a इंटू ऊंचाई d, या ऊंचाई को h कह दो तो 1/ah हो जाएगा। तो जबकि ये जो यहाँ पे d होता है ये क्या होता है, अब d यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज में ये लंब होगा, तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अर्थात a²/4। तो ये d बराबर होता है यहाँ पर। इस प्रकार आप इसका d निकाल सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। अगली आकृतियों में चलते हैं। अब आती हैं आकृतियाँ कौन सी, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है। अगर इस त्रिभुज का नामकरण ABC हम कहें तो कोण A के सामने की भुजा A, कोण B के सामने की भुजा B और कोण C के सामने की भुजा C, ये भुजाएं स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा, A + B + C, तीनों भुजाओं का योग। ये आपका क्या लिखा हमने, ये परिमाप लिखा है। और यहाँ पर एक अर्ध परिमाप निकाला जाता है, इसको हम अर्ध परिमाप S बोलते हैं। ये होता है A + B + C/2। तो अर्ध परिमाप क्या हो गया, A + B + C/2। यहाँ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अंडर रूट S, S - A, S - B, S - C, ये यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र होता है विषमबाहु त्रिभुज में। इसी प्रकार वर्ग में परिमाप, हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक भुजा को हमने a लिख लिया, तो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो परिमाप क्या हो गया, a + A + A + A, अर्थात 4a। और यहाँ जो क्षेत्रफल है ये क्या हो गया, भुजा स्क्वायर, अर्थात a²। इसको हम भुजा स्क्वायर हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर एक बात और ध्यान रखी जाती है कि अगर हमने ये विकर्ण खींच दिया है वर्ग का, तो विकर्ण का सूत्र और लिख लेते हैं। विकर्ण का सूत्र होता है a√2। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसको हम हल कर प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है आयत। आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है और ये प्रत्येक कोण समकोण होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसका नामकरण इस प्रकार रखा जाए ABCD और इसकी लंबाई को L कहा जाए तथा इसकी चौड़ाई को B कहा जाए, तो परिमाप क्या हो जाता है, 2 ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल तुम्हारा क्या हो जाता है, क्षेत्रफल को हम पृष्ठ भी बोलते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। इस प्रकार विकर्ण यहाँ पे इसका लिख लेते हैं। विकर्ण होता है अंडर रूट L² + B²। यह विकर्ण भी पाइथागोरस का प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार अब आते हैं दो अन्य आकृतियाँ, समांतर चतुर्भुज एवं समचतुर्भुज। इनको देख लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये आकृति हमने बनाई,
इनके सम्मुख कोण समान होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। ए बी सी डी, तो यहाँ पे हमको एक शीर्ष लंब ज्ञात करना होता है, ये यहाँ पर। तो यहाँ है क्या, ये डी एम लंब ए बी पर है। इस शीर्ष लंब को ही ऊंचाई कहा जाता है। तो यहाँ पे परिमाप क्या होगा, तो परिमाप तो सभी भुजाओं का योग होता है, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ ए डी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस बी सी। किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के योग का दूना परिमाप हो गया। और जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, आधार ए बी गुणित डीएम। तो इसको हम सरल भाषा में क्या कह देते हैं, आधार इंटू शीर्ष लंब। ये हो जाता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज में आते हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं किंतु सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और यहाँ पर दोनों विकर्ण जो होते हैं वो असमान होते हैं किंतु समकोण पर काटते हैं। पहले विकर्ण को हम D1 कह देते हैं और दूसरे विकर्ण को D2 कह देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर समचतुर्भुज में परिमाप तुम्हारा क्या हो गया, अगर इसकी भुजा A है तो चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है, तो ये 4A हो जाएगा वर्ग के परिमाप की तरह। ठीक है ना। और D1 तथा D2 विकर्ण हैं, D1 D2 विकर्ण होते हैं और जो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, अर्थात हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है ना। अब यहाँ विकर्ण D1 D2 और A में एक संबंध आपको तैयार करना होगा, विकर्ण तथा भुजा में संबंध। तो इसी कॉलम में लिख देते हैं विकर्ण तथा भुजा में संबंध। तो अब देखिए यहाँ जो भुजा है ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और ये D1 विकर्ण का आधा है, ये D2 विकर्ण का आधा है। तो इस प्रकार अगर तुमको भुजा निकालनी है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो D1/2 का स्क्वायर प्लस आधार D2/2 का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस की तरह एक सूत्र का हम प्रयोग कर लेते हैं कि भुजा स्क्वायर बराबर पहले विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार समचतुर्भुज के ये सूत्र आपको मालूम हो गए और इन्हें आप तैयार कर लेंगे। आगे चलते हैं, अब अन्य प्रमुख सूत्रों को देखते हैं। अगली आकृति है समलंब। समलंब के बारे में आपको बताया गया, इसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं, और शेष दो भुजाएं जो सम्मुख होती हैं वो असमांतर होती हैं। यहाँ पर क्या स्थिति है, ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी होता है, ये इसकी शर्त होती है। तो इसके परिमाप में चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। अगर इसकी भुजाओं को इस प्रकार हम लिखें कि ये समांतर भुजाएं क्या ले लिया, ए और बी ले लिया, ठीक, और ये असमांतर भुजाएं हमने पी और क्यू ले लिया, और यहाँ पर डी से हमने एक इस पर लंब डालेंगे, ये डीएम लंब डाल दिया हमने, ये बीच की दूरी को प्रकट करेगा, इसको डी से प्रकट कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो परिमाप होगा वो ए प्लस बी समांतर भुजाओं का योग हो गया और प्लस पी प्लस क्यू असमांतर भुजाओं का योग हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ए
समांतर बी तथा पी ये समांतर नहीं है क्यू के। ठीक, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग तो ए प्लस बी, आप गुणित बीच की दूरी टी, तो डी क्या है तुम्हारी, बीच की दूरी है। तो इस प्रकार ये समलंब आकृति में आपको सूत्रों का ज्ञान कराया गया। विषम बाहु चतुर्भुज, इसको देखते हैं। इसकी सारी भुजाएं असमान होती हैं। यहाँ पर इसकी जो सब भुजाएं होती हैं वो असमान, ये दोनों समांतर नहीं हैं। ए बी सी डी, इसके दो विकर्ण ए सी और ये बी डी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका परिमाप क्या होगा, सीधे सीधे हिंदी में इसको तैयार करें, सभी भुजाओं का योग। ठीक, और इसका क्षेत्रफल जब आपको निकालना हो तो यहाँ पर देखिए दो विकर्ण यहाँ बन गए हैं, तो इन दोनों में से कोई एक विकर्ण ले लीजिए, है ना। मान लीजिए हमने एक विकर्ण ले लिया AC, तो AC पर एक लंब डाल दिया हमने DM, और B से भी इस पर लंब डालेंगे, तो ये जो लंब होगा ये बाहर कहीं काटेगा जा करके, CN, ये सॉरी BN। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, DM लंब डाल दिया गया कहाँ पर, AC पर, तथा ये BN ये लंब डाल दिया गया AC पर। अर्थात किसी एक विकर्ण पर अन्य दो शीर्षों से अगर हम शीर्ष लंब डाल दें तो हमारे पास दो त्रिभुज बने हैं, ACD और ACB। इनके क्षेत्रफलों का योग विषम बाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो दोनों के क्षेत्रफलों का योग करना है 1/2। यहाँ पे आधार क्या है, AC अर्थात एक विकर्ण, और दोनों शीर्ष लंबों का योग DM प्लस BN। तो इसको हिंदी में कैसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे 1/2 एक विकर्ण और आप उस पर शीर्ष लंबों का योग, लंबों का योग, इस रूप में एक विकर्ण और विकर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंबों का योग के गुणनफल का आधा, ये होता है तुम्हारा विषम बाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आते हैं वृत्त। वृत्त में परिमाप शब्द परिधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि 2πr या फिर पाई गुणित व्यास के रूप में होता है। क्षेत्रफल इसका πr² होता है, चूंकि वृत्त का ये केंद्र और इसकी त्रिज्या क्या है, r। इस प्रकार ये वृत्त के सूत्र हो गए। आगे चलते हैं वृत्त में वलय। अब वृत्त में ये वलय क्या है, दो संकेंद्रीय वृत्त अगर लिए जाएं, ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त। पहले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल R। तो अब दो संकेंद्रीय वृत्त यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर इसकी हम परिमाप निकालें वलय का, तो इसका परिमाप क्या है, बाहरी वृत्त का परिमाने बाहरी और माप, तो इसकी जो परिधि होगी वह परिधि कहलाएगी, वो 2π R होगी। ठीक,
और अंतः परिधि अगर निकालनी है तो ये 2 पाई स्मॉल r होगी। क्षेत्रफल जो होगा तो इस वलय के क्षेत्रफल का तात्पर्य है, यहाँ पर ये हम चिन्हांकित कर दे रहे हैं। ये देखिए एक रिंग बन रही है, इस वलय को ही हम रिंग बोलते हैं। इस रिंग का क्षेत्रफल, तो ये रिंग का क्षेत्रफल होगा पाई ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये रिंग का क्षेत्रफल हो जाता है। अब बात आती है बहुभुज। क्या है बहुभुज? अगर भुजाओं की संख्या अधिक हो जाए चतुर्भुज से, जैसे ये देखिए बन गया पंचभुज। इसी प्रकार हमने ये बनाया खटभुज। अब पंचभुज हो, खटभुज हो, सप्तभुज हो, तो यदि भुजाओं की संख्या n हो तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग हमें याद रखना चाहिए। क्या होता है? 180 ऑफ n-2। और अगर ऐसा बहुभुज है कि वो सम बहुभुज हो जाए, यानी सभी भुजाएं बराबर हों, तो सम बहुभुज का अगर हम प्रत्येक अंतःकोण निकालना चाहें तो इसी ऊपर वाले सूत्र में हम n का और भाग लगा दें। ये 2 सूत्र हमने आपको बता दिए हैं। कभी हो सकता है यहाँ पर क्षेत्रफल आदि में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ जाए भुजाओं की माप निकालने में, इसलिए इनका जानकारी भी बहुत ज़रूरी थी।